गुड मॉर्निंग क्लास एट्थ। आज 11th ऑफ दिसंबर है और आज हमें पढ़ना है पेज नंबर 71 से द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल की किस तरीके से इंडियन टेक्सटाइल्स का पतन हुआ है। देखिए, द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन अफेक्टेड टेक्सटाइल प्रोड्यूसर इन इंडिया इन सेवरल वेज। ब्रिटेन के अंदर जब कॉटन इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होने लगा तो भारतीय कॉटन प्रोड्यूसर्स को अलग अलग तरीके से बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा। फर्स्ट, इंडियन टेक्सटाइल नाउ हैंड टू कम्पीट विद ब्रिटिश टेक्सटाइल्स इन द यूरोपियन अमेरिकन मार्केट। सबसे पहले कि भारतीय टेक्सटाइल्स को अब ब्रिटिश टेक्सटाइल से यूरोपीय और अमेरिकन मार्केट्स के अंदर कंपटीशन करना पड़ा। सेकंड, एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल्स टू इंग्लैंड ऑल्सो बिकेम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट सिंस वेरी हाई ड्यूटीज वर इम्पोज्ड ऑन इंडियन टेक्सटाइल्स इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन। सेकंड, इंडियन टेक्सटाइल्स वाले जो प्रोड्यूसर्स थे उनको ये इस चीज़ को फेस करना पड़ा कि एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल्स टू इंग्लैंड ऑल्सो बिकेम, कि अगर वो इंग्लैंड के अंदर टेक्सटाइल्स को एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है, तो उन पर बहुत ही ज़्यादा हाई ड्यूटीज़ लगती थी। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल सक्सेसफुली आउटस्टेड इंडियन गुड्स फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल मार्केट्स इन अफ्रीका, अमेरिका एंड यूरोप। 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के अपने पारंपरिक बाज़ारों से अंग्रेजी निर्मित सूती वस्त्रों ने भारतीय सामानों को सफलतापूर्वक हटा दिया। मतलब 19वीं शताब्दी में क्या किया कि अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के बाज़ारों से ब्रिटेन वालों ने भारतीय सामानों को सफलतापूर्वक क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ वीवर इन इंडिया वर नाउ थ्रोन आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। भारत के अंदर जो हज़ारों जो बुनकर जो थे, अब उनको रोजगार नहीं मिल रहा था, उनको अपने एम्प्लॉयमेंट से हटा दिया गया था। बंगाल वीवर्स वर द वर्स्ट हिट। ठीक है, इस चीज़ से बंगाल के बुनकर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। इंग्लिश एंड यूरोपियन कंपनीज स्टॉप्ड बाइंग इंडियन गुड्स एंड देयर एजेंट्स नो लॉन्गर गेव आउट एक सेकेंड एडवांसेस टू द वीवर्स टू सिक्योर सप्लाईज। ठीक है, इंग्लिश एंड यूरोपियन कंपनीज स्टॉप्ड बाइंग इंडियन गुड्स। इंग्लिश और यूरोपियन कंपनीज अब भारतीय सामानों को नहीं खरीद रही थी। एंड देयर एजेंट्स नो लॉन्गर गेव आउट एडवांसेस टू वीवर्स टू सिक्योर सप्लाईज। और ना ही इंग्लिश और यूरोपियन कंपनीज के जो मतलब भारत के अंदर जो इंग्लिश और यूरोपियन कंपनीज के जो डीलर्स थे, वे अब भारतीय कॉटन टेक्सटाइल मिल्स के प्रोड्यूसर्स को एडवांस में पैसे नहीं दे रहे थे। डिस्ट्रेस्ड वीवर्स रॉट पिटिशंस टू द गवर्नमेंट टू हेल्प देम। इस चीज़ से प्रभावित बुनकरों ने सरकार के सामने एक पिटिशन दाखिल की। बट वर्स वॉज स्टिल टू कम। लेकिन अभी भी और भी कुछ खराब होना बाकी था। बाय द 1830s ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ फ्लडेड इंडियन मार्केट्स। 1830 तक ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ ने भारतीय बाजारों पर अपना अधिकार कर लिया था। इनफैक्ट बाय द 1880s 2/3 ऑफ ऑल द कॉटन क्लॉथ्स वॉर्न बाय इंडियंस वर मेड ऑफ क्लॉथ प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन। इनफैक्ट यहाँ तक हुआ कि 1880 में 2/3 ऑफ ऑल द कॉटन क्लॉथ्स का 2/3 हिस्सा भारतीय व्यक्ति पहनने लगे, जो कि ब्रिटिशर्स प्रोड्यूस कर रहे थे। दिस अफेक्टेड नॉट ओनली स्पेशलिस्ट वीवर्स बट ऑल्सो स्पाइनर्स। इसकी वजह से न कि स्पेशलिस्ट वीवर्स को दुख हुआ, बल्कि स्पाइनर्स को भी बहुत ज़्यादा झटका लगा। थाउजेंड्स ऑफ रूरल वुमेन हु मेड ए लिविंग बाय स्पाइनिंग कॉटन थ्रेड वर रेंडर्ड जॉबलेस। हज़ारों महिलाएं जो कि घर पर बैठे स्पाइनिंग कॉटन की थ्रेड बनाती थी, वे बेरोजगार हो गई। हैंडलूम वीविंग डिड नॉट कम्प्लीटली डाई इन इंडिया। हैंडलूम वीविंग कम्प्लीटली तरीके से भारत के अंदर ख़त्म नहीं हुआ। दिस वॉज बिकॉज सम टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स कुड नॉट बी सप्लाइड बाई मशीन्स। यह इस वजह से हुआ कि कुछ जो कपड़े हैं वो मशीन्स के द्वारा सप्लाई नहीं हो पाते हैं। हाउ कुड मशीन्स प्रोड्यूस साड़ीज विद इंट्रिकेट बॉर्डर्स और क्लॉथ्स विद ट्रेडिशनल वुवन पैटर्न्स।
ठीक है। मशीन्स पारंपरिक बुने हुए पैटर्न के साथ जटिल सीमाओं या कपड़े के साथ साड़ियों का उत्पादन कैसे कर सकती थी? These had a wide demand not only amongst the rich but also amongst the middle classes. इन साड़ीज़ की रिच मतलब इन साड़ियों की ज़रूरत रिच पीपल्स को भी थी और मिडिल क्लास पीपल्स को भी इनकी ज़रूरत थी. Nor did the textile manufacturers in Britain produce the very coarse clothes used by the poor people in India. न ही ब्रिटेन में कपड़ा निर्माताओं ने भारत में गरीब लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बहुत मोटे कपड़े का उत्पादन किया. पेज नंबर 73 पर आ रहे हैं अब हम. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ शोलापुर इन वेस्टर्न इंडिया एंड मधुरा इन साउथ इंडिया. आपने शायद वेस्टर्न इंडिया में शोलापुर और साउथ इंडिया में मधुरा का नाम सुना होगा. दीज टाउन्स इमर्ज्ड एज इंपॉर्टेंट न्यू सेंटर्स ऑफ वीविंग इन द लेट 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी के अंत में ये जो दोनों टाउन्स थे वे वीविंग में उभरने लगे. लेटर ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट, बाद में नेशनल मूवमेंट के समय महात्मा गांधी अर्ज्ड पीपल टू बॉयकॉट इंपोर्टेड टेक्सटाइल्स एंड यूज हैंड स्पन एंड हैंड वूवन क्लॉथ. ठीक है, बाद में नेशनल मूवमेंट में महात्मा गांधी ने सभी व्यक्तियों से इस चीज़ को कहा कि वे बाहर से आने वाले टेक्सटाइल्स का क्या करें, बाइकॉट करें, उनको ना पहने, सिर्फ वे भारतीय कपड़ों को ही पहने. खादी ग्रेजुअली बिकेम ए सिंबल ऑफ नेशनलिज्म. खादी धीरे धीरे राष्ट्रीयता का एक चिन्ह बनती गई. द चरखा केम टू रिप्रेजेंट इंडिया. चरखा भारत को रिप्रेजेंट करने लगा. एंड इट वॉज पुट एट द सेंटर ऑफ द ट्राइकलर फ्लैग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्टेड इन 1931. इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फ्लैग था उसमें बीच में चरखे का सिंबल भी 1931 में अडॉप्ट किया गया. वॉट हैपन टू द वीवर्स एंड स्पाइनर्स हु लॉस्ट देयर लाइवलीहुड. उन वीवर्स और स्पाइनर्स का क्या हुआ होगा जिन्होंने अपनी आजीविका को ही खो दिया. मैनी वीवर्स बिकेम एग्रीकल्चरल लेबरर्स. बहुत सारे वीवर्स एग्रीकल्चरल लेबरर्स बन गए. सम माइग्रेटेड टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क. कुछ व्यक्ति सिटीज़ में चल गए ताकि वे काम को ढूंढ सकें. एंड येट अदर्स वेंट आउट ऑफ द कंट्री. और कुछ कंट्री से बाहर चल गए टू वर्क इन प्लांटेशंस इन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, ताकि वे प्लांटेशंस का अफ्रीका और साउथ अमेरिका में वर्क कर सके. सम ऑफ दीज हैंडलूम वीवर्स ऑल्सो फाउंड वर्क इन द न्यू कॉटन मिल्स that were established in Bombay, now Mumbai, Ahmedabad, Sholapur, Nagpur and Kanpur. Some of these handloom weavers, कुछ हैंडलूम वीवर्स ऑल्सो फाउंड वर्क इन द न्यू कॉटन मिल्स. कुछ हैंडलूम वीवर्स को न्यू कॉटन मिल्स के अंदर काम मिला. दैट वर स्टेब्लिश्ड. और ये नई कॉटन मिल्स कहाँ पर स्टेब्लिश थी? बॉम्बे, अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर और कानपुर में. आगे देखिए, कॉटन मिल्स कम अप. कॉटन मिल्स वापस कैसे आई? द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वॉज सेटअप एज ए स्पाइनिंग मिल इन बॉम्बे इन 1854. फर्स्ट कॉटन मिल भारत के अंदर एज ए स्पाइनिंग मिल के तौर पर 1854 में बॉम्बे में सेटअप की गई. फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी, शुरुआती 19वीं सेंचुरी में बॉम्बे हैड ग्रोन एज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ रो कॉटन फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड एंड चाइना. बॉम्बे हैड ग्रोन एज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट फॉर द एक्सपोर्ट. बॉम्बे भारत का एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट बना ताकि वे भारत से कच्चे कॉटन को इंग्लैंड और चाइना में एक्सपोर्ट कर सके. इट वॉज क्लोज टू द वास्ट ब्लैक सॉइल ट्रैक्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया वेयर कॉटन वॉज ग्रोन. यह पश्चिमी भारत के विशाल काली मिट्टी के मार्ग के करीब था जहां कपास उगाया जाता था. When the cotton textile mills came up, they could supplies of raw material with ease. जब सूती कपड़ा मिल्स आई तो उन्हें कच्चे माल की आपूर्ति मिल सकी. पेज, अब नेक्स्ट पेज पर आ रहे हैं 74 पे. बाय 1900 ओवर 84 मिल स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन बॉम्बे. 19वीं शताब्दी तक बॉम्बे के अंदर लगभग 84 मिल्स बन चुकी थी. मैनी ऑफ दीज वर स्टैब्लिश्ड बाय पारसी एंड गुजराती बिजनेसमैन हु हैड मेड देयर मनी थ्रू ट्रेड विद चाइना. इनमें से बहुत सारी मिल्स जो थी वो पारसी और गुजराती बिजनेसमैन ने बनाई थी ताकि वे चाइना के साथ व्यापार करके मनी या पैसा कमा सके. मिल्स केम अप इन अदर सिटीज टू. मिल्स
दूसरे सिटीज़ के अंदर भी आ चुकी थी। द फर्स्ट मिल इन अहमदाबाद वो स्टार्टेड इन 1861। अहमदाबाद के अंदर पहली मिल 1861 में स्टार्ट हुई। अ ईयर लेटर अ मिल वॉज स्टैब्लिश इन कानपुर। एक साल बाद ऐसी मिल कानपुर के अंदर बनी। इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स लेड टू ए डिमांड फॉर लेबर। जिस तरीके से कॉटन मिल्स की ग्रोथ हो रही थी तो धीरे धीरे इससे लेबर की इनसे लेबर की भी ज़रूरत पड़ रही थी। Thousands of poor peasants, artisans and agricultural laborers moved to the cities to work in the mills. हजारों गरीब किसान, कारीगर, एग्रीकल्चरल लेबरर्स सिटीज़ के अंदर मिल्स में काम करने के लिए गए। In the first few decades of its existence, the textile factory industry in India faced many problems. शुरुआती दशकों में भारत के अंदर जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना किया। अब देखो मैं यहाँ से पढ़कर आपको पूरा यहाँ तक बता रहा हूँ, एक साथ ही हिंदी अर्थ बता दूंगा इनका। देखिए, इट फाउंड इट डिफिकल्ट टू compete with the cheap textile imported from Britain. In most countries, government supported industrialization by imposing heavy duties on imports. This eliminated competition and protected infant industries. The colonial government in India usually refused such protection to local industries. The first major spurt in the development of cotton factory production in India, therefore, was during the First World War when textile imports from Britain declined and Indian factories were called upon to produce cloth for military supplies. देखो, ब्रिटेन से आयातित सस्ते वस्त्रों के साथ कंपटीशन करना कठिन था। मतलब ब्रिटेन से जो सस्ते वस्त्र यहाँ पर भारत के अंदर इंपोर्ट होते थे उनसे कंपटीशन करना कठिन था। ज़्यादातर देशों में गवर्नमेंट्स ने आयात पर भारी शुल्क लगाकर इंडस्ट्रियलाइजेशन का समर्थन किया था। इसने कंपटीशन और संरक्षित छोटे उद्योगों को समाप्त कर दिया था। भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन सरकार को आमतौर पर स्थानीय उद्योगों को ऐसी सुरक्षा से वंचित कर दिया जाता है। इंडिया में कॉटन फैक्ट्री के विकास में पहला बड़ा कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान था, जब ब्रिटेन से कपड़ा आयात में गिरावट आई थी और इंडियन फैक्ट्रीज को सैन्य आपूर्ति के लिए कपड़े का उत्पादन करने के लिए कहा गया था। तो क्लास 8th आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स।